अपनी बीमार पत्नी प्रमिला जी को रसोई में काम करते हुए देख राम सेवक बाबू को बहुत तकलीफ हो रही थी। कुछ देर पहले जो उनका बेटा किशोर बोल कर गया था, वो कील की तरह उसने चुभ रहा था। चाहकर भी उन बातों को भूल नहीं पा रहे थे। उन्हें आज भी याद है जब वो नौकरी कर रहे थे, कभी बेटे से कुछ भी कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। उनके कहने से पहले ही उनका बेटा उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर देता था, क्योंकि वो अपनी कमाई बेटे को ही संभालने के लिए देते थे। रिटायरमेंट के कुछ वक्त ही बचे थे कि राम सेवक बाबू को एक दिन हार्ट अटैक आ गया और उनकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई। अस्पताल में भर्ती किया गया, काफ़ी खर्चा हुआ, पर ईश्वर की दया से वह स्वस्थ होकर घर लौटे आए। आज जब उन्होंने अपने बेटे किशोर से कहा कि मेरे महीने की दवाई ख़त्म हो गई है और तुम्हारी माँ की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो दफ्तर से आते वक्त दवाई लेते आना, किशोर ने एक टूट जवाब दे दिया, बाबूजी अब मेरे पास आप लोगों पर खर्च करने के लिए एक भी रुपया नहीं है। आप रिटायरमेंट हुए हैं और जितने भी आपको पैसे मिले थे वो सब आपके इलाज में खर्च हो चुका है। आपको क्या लगता है बड़े बड़े अस्पताल में मुफ्त में इलाज होता है? 2-3 दिन ठहर जाइए, आपको पेंशन का पैसा आ जाएगा तो मैं आप दोनों की दवाइयाँ ला दूँगा। 2 दिन अगर आप दोनों दवाइयाँ नहीं खाएंगे तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, इतना जान लीजिए। प्रमिला जी वहाँ आई और बोली, बेटा ठीक है, 2 दिन बाद ही दवाई ला देना, पहले तुम कुछ खा पी लो। तभी किशोर की पत्नी पुष्पा आई और बोली, मैं कब से आकर बाहर गाड़ी में पास इंतजार कर रही हूँ, अब लेट से पहुँचेंगे तो फिल्म का मजाक किरकिरा हो जाएगा, चलो भी। किशोर बोला, माँ आज हम लोग बाहर खाना खाएंगे, आप लोग अपना देख लेना। इतना कहकर वो बेटे और पत्नी के साथ निकल गया। राम सेवक बाबू प्रमिला जी से बोले, देख रही हो प्रमिला जी, बेटा तुम्हारे हाथ में बने हुए खाने का कभी छोड़ता नहीं था, आज बीमार हालत में भी तुमने खाना बनाने के लिए कहकर चला गया। प्रमिला जी बोली, क्या कीजिएगा, ये सब हमारे भाग्य का दोष है। मुझे आज भी याद है जब ये बीमार पड़ता था और हमारे पास पैसे नहीं होते थे, आप पड़ोसियों से उधार लेकर ही कई किलोमीटर दूर जाकर इसके लिए दवाइयाँ लेकर आते थे। आज यही बेटा हमें बीमार छोड़कर मजे मस्ती करने चला गया। राम सेवक जी उदास होकर बैठ गए। प्रमिला जी उनकी उदासी दूर करने के लिए रसोई में गई और झटपट खाना बनाकर लाई और बोली, अजी सुनते हैं, देखिए तो खाकर कैसी सब्जी बनी है और आप चिंता क्यों करने लगे हैं। मैं कल ही बैंक जाकर कुछ पैसे निकालूंगी और आपकी दवाइयाँ ले आऊँगी। मेरे बुखार का क्या है, काढ़ा बनाकर पी लूँगी तो ठीक हो जाएगा। चलिए आप अब खाना खा लीजिए। राम सेवक जी बोले, नहीं प्रमिला, तुम घर से बाहर कहीं नहीं जाओगी, शायद मेरे पुराने बक्से में कुछ पैसे रखे हैं, तो कल मैं ही दवाइयाँ ले आऊँगा। इतना कहकर दोनों खाना खाकर आराम करने लगे। अगली सुबह राम सेवक जी दवाई लेने के लिए निकल गए और प्रमिला जी अपनी बेटी अनामिका की याद कर क्या सोचने लगी कि लोग कहते हैं शादी के बाद बेटी पराई हो जाती है। बेटे की शादी तो अभी 5 साल ही हुए, वो ऐसा पराया हो गया कि अपने माता पिता उसे बोझ लगने लगे। प्रमिला जी उस दिन को याद करने लगी जब उसके बेटे एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर नियुक्त हुआ था। उस दिन माता पिता खुद को कितना भाग्यशाली महसूस कर रहे थे। बेटे की नौकरी लग गई थी तो माता पिता उसके सर पर सेहरा बांधने के लिए उत्साहित थे। जब प्रमिला जी ने बेटे की उनकी शादी की बात की तो किशोर ने अपने मन की बात बताई कि पुष्पा नाम की लड़की से को पसंद करता है। माता पिता ने कोई ऐतराज नहीं जताया और बेटे की खुशी के लिए उन्होंने अपनी असहमति दे दी और धूमधाम से दोनों की शादी हुई। शुरू में पुष्पा ने सबसे बहुत अच्छे से बात की। जब दोनों दंपति हनीमून के लिए घूमने गए और घूमकर वापस आए तो ढेर सारे उपहार लेकर आए, पर उन उपहारों में से ससुराल वालों के लिए कुछ नहीं था, बल्कि सिर्फ उसके मायके वालों के लिए था। प्रमिला जी ने पुष्पा की नादानी समझकर इस बात को तूल नहीं दिया और बेटे बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगी। 15 दिन नहीं हुए थे बहू को आए हुए कि बेटे के साथ उसने भी दफ्तर जाना शुरू कर दिया। अब प्रमिला जी सुबह उठती, बेटे बहू के लिए टिफिन बनाती और घर का सारा काम करती थी। देखते ही देखते 1 साल हो गया। बहू ने खुशखबरी दी पर कभी भी अपना थोड़ा सा वक्त सास ससुर को नहीं दे पाई। यहाँ तक कि जब भी अनामिका मायके आती उससे सीधे मुंह बात नहीं करती थी। खैर धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब सबको पुष्पा का व्यवहार की आदत सी हो गई।
समय बीता। राम सेवक बाबू रिटायरमेंट हुए पत्नी के पार्क में आकर सबके साथ योग करते और अपना पूरा समय प्रमिला जी के साथ बिताते, परंतु इंसान तो चाहे हर बार वो होता नहीं। समय को तो कुछ और मंजूर था। कुछ वक्त बाद ही तबीयत खराब हुई और वो अस्पताल पहुंच गए। बेटे ने बताया कि उन्हें रिटायरमेंट के सारा पैसा इलाज में ख़त्म हो गया, पर यहाँ बात पैसों की नहीं थी, बल्कि बेटे बहू का मन से माता पिता के लिए सम्मान भी खत्म हो चुका था। पुरानी बातों को याद करते करते प्रमिला जी घर के काम निपटाने लगी। उधर राम सेवक बाबू जब दवाई लेकर लौट रहे थे कि रास्ते में हलवाई की दुकान दिखी, जहाँ गर्मा गर्म जलेबियाँ निकली जा रही थी। मन ही मन में सोचा, सुधा को जलेबियाँ बहुत पसंद है। ये सोचकर उन्होंने अपने बाएं कुर्ते के जेब को खंगाला। अरे अभी तो मेरे पास कुल 24 रुपये बचे हैं। फिर क्या, उन्होंने 4 जलेबी ले ली और घर की ओर चल दिए। शाम को हाथ मुंह धोकर दोनों दंपति जलेबी के मज़े ले रहे थे, तभी उधर से बेटा और बहू आए। जब पत्नी को जलेबी खिला रहे थे, आओ बेटा खूब जोर से चिल्लाया। एक तरफ तो आप कहते हैं कि आपको दवाई चाहिए और दूसरी तरफ आप जलेबी खा रहे हैं। क्या आपको मालूम नहीं है कि ये सब आप लोगों के लिए ठीक नहीं है? हद होती है चटोरेपन की। क्या बुढ़ापे में आप लोगों का दिमाग काम करना बंद कर दिया? राम सेवक बाबू बोले, नहीं बेटा, वो तो दवाई लेने ही गया था। वही हलवाई का दुकान पर जलेबी दिख रही थी, तुम्हारी माँ के लिए ले आया। पुष्पा बोली, कल तक तो आपके पास दवाई के लिए पैसे नहीं थे, फिर आज पैसे कहाँ से आ गए? राम सेवक बाबू बोले, हाँ बहू, मेरे पुराने बक्से में थोड़े पैसे थे, उसी से ले आया हूँ। वैसे तुम ये सब बात क्यों पूछ रही हो और मैं तुम्हें क्यों सफाई दूँ? किशोर बोला, बाबूजी, ये मेरी पत्नी है, किस तरह से बात कर रहे हैं? और ये फालतू के खर्चे करने की क्या ज़रूरत है? दिन रात हम दोनों मेहनत करते हैं और आप है कि जलेबिये का स्वाद ले रहे हैं। आपको पता है आप लोगों की दवाइयाँ की वजह से हम पर कितना बोझ पड़ रहा है? फिर तो किशोर बाबू ने उतनी जली कटी बात तो दोनों के सुनाई कि जलेबियाँ भी, मीठापन भी उन्हें कम ना कर सका। पुष्पा बोली, पापा जी, पूरे दिन तो आप अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, कहीं कोई छोटी मोटी नौकरी क्यों नहीं कर लेते हैं? अरे हाथ पैर चलाया कीजिए तो तबीयत भी खराब नहीं होगी। एक बार बैठकर खाने की आदत लग जाती है तो इंसान बेकार हो जाता है। प्रमिला जी बोली, बहू ये कैसी बात कर रही हो? अभी रिटायरमेंट हुए हैं, तुम्हारे ससुर को साल भर भी हुआ होगा और तुमने कम से कम, हमें दोनों बेकार हो गए। पुष्पा बोली, बेकार नहीं है तो क्या है? अब अगर कोई अकेला बैठकर खा रहा है और दूसरा कमा रहा है तो अगला तो बेकार और बोझी हुआ। जब आपके पति बाहर जाकर दवाइयाँ और आपके लिए जलेबी ला सकते हैं तो क्या बाहर जाकर मजदूरी या कोई काम नहीं कर सकते? राम सेवक बाबू उम्मीद भरी नज़रों से अपने बेटे की तरफ देख रहे थे। बेटा चुपचाप खड़ा था, मानो वो अपनी पत्नी की बातों से सहमत था। सुधा जी मन ही मन सोच रही थी, जिस पति के सामने पूरी दुनिया झुकती थी और उनकी ईमानदारी के चर्चे किया करती थी, आज उसी पर उसकी बेटे बहू उंगली उठा रहे हैं। उदास प्रमिला जी वहाँ से जाने लगी तो दरवाजे पर बेटी और दामाद को खड़ा पाया। उन दोनों का मुंह खुला का खुला था, मानो उन्होंने सारा बात सुन ली हो। बेटे को देखते ही प्रमिला जी फूट फूट कर रोने लगी। बेटी ने माँ को सांत्वना दिया और उन्हें कमरे में ले गई। इतना कुछ होने के बाद भी प्रमिला जी को सबके लिए खाना बनाया, परंतु पुष्पा अपने कमरे से निकलकर नहीं आई। बाद में चुपचाप खाना खाई और अपने कमरे में चल गए। उधर दोनों दंपति बेटी और दामाद से बैठकर बातें करने लगे। सुधा जी रो रो कर राम सेवक बाबू से बोली, मुझे कहीं भी ले चलो, पर इस घर में अब एक पल भी नहीं रहूंगी। प्रमिला जी को दामाद बोला, माँ जी ये कैसी बात कर रही हो? आप क्यों इस घर को छोड़कर जाएगी? क्या आप भूल रही हैं कि ये घर आपका है? अगर किसी को जाना होगा तो आपका बेटा और बहू जाएंगे, आप तो पूरे हक अपने घर में रहिए। वक्त के नज़ाकत को देखते हुए बेटी और दामाद अगले ही दिन वापस चले गए। प्रमिला जी रोजाना की तरह सारा काम करती है और बेटा चुपचाप खाना खाते हैं और दफ्तर जाते हैं। राम सेवक बाबू के दिमाग में न जाने क्या चल रहा था कि अक्सर सुबह जल्दी घर से बाहर निकल जाते और शाम को लौट से आते हैं। जब कभी प्रमिला जी पूछती है तो इतना ही कहते हैं, जब वक्त आएगा तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। एक रोज़ राम सेवक
जी ने प्रमिला जी से कहा, आज मेरे कुछ दोस्त आएंगे तो तुम अपने लिए कुछ अच्छी चीज़ बना लेना। फिर उन्होंने बाहर से जलेबी और समोसे भी मंगवाए। एक छोटी सी पार्टी रखी। जब सामने बेटा बहू लौटकर आए तो ये देखकर बहुत हैरान हुए। किशोर बोला, बाबूजी ये क्या लगा रखा है? इस उम्र में पार्टी करना क्या शोभा देता है? और ऐसा क्या हो गया जो आपने अपने दोस्तों को यहाँ बुलाया है? राम सेवक बाबू बोले, बेटा तुम्हें बड़ी जल्दी है, पड़ी रहती है हर चीज़ जाने का, थोड़ा सब्र रखो। अरे हाँ देखो, आज मैं सबके लिए जलेबियाँ लेकर आया हूँ, तुम भी चख देखो, स्वाद आ जाएगा। पुष्पा आगे आकर बोली, अपनी 2 कड़ी जलेबी अपने पास रखिए, ये मेरा घर है, कोई होटल नहीं जो बूढ़ों को पार्टी दे रही है। पूरे घर को गंदा कर रखा दिया है। आखिर बात क्या है, आप बताते क्यों नहीं? तभी राम सेवक बाबू एक मित्र ने कहा, अरे भाई राम सेवक, अब बता भी दो ये पार्टी किस खुशी में रखी है, वरना इस बार हार्ट अटैक मुझे आ जाएगा। इतना कहकर सब जोर जोर से हंसने लगे और पुष्पा का गुस्सा आसमान पर पहुंचने लगा। राम सेवक बाबू अपनी कॉलर ऊंची करके बोला, अरे यार तुम यकीन नहीं करोगे, इस बेकार और अपने बच्चों पे बोझ लगने वाले आदमी ने भी नौकरी मिल सकती है। अब मैं बेकार नहीं हूँ और ना ही किसी पर बोझ हूँ। कान खोलकर ये बातें सुन लो, यहाँ बैठा हर कोई। अपने बेटे बहू की तरफ देखते हुए राम सेवक जी ने जोरदार आवाज में कहा। इतने पर बात खत्म नहीं हुई। राम सेवक बाबू बोले, और खबरदार जी, किसने मेरी पत्नी या मुझे बोझ या बेकार कहने की गलती दोहराई। मैं अपनी पत्नी और अपना खर्चा आज भी उठा सकता हूँ। राम सेवक बाबू अपने एक मित्र कैलाश बाबू की तरफ बढ़े और बोले, मित्र तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद जो तुम्हारे बेटे ने मुझे अपने दफ्तर में अकाउंटेंट की नौकरी लगवा दी। पता है तुम्हें मेरी तनख्वाह भी अच्छी खासी है। अब मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। अब तो हम हर महीने पार्टी कर सकते हैं। इसी खुशी में मैं आप सबका मुंह मीठा करवा रहा हूँ। सबने राम सेवक बाबू और प्रमिला जी को बधाई दी। कुछ देर बाद सब चले गए। पूरे घर के हालत देखकर पुष्पा बुदबुदा ही रही थी तो प्रमिला जी बोली, अरे बहू, घर मेरा है और हमने अगर गंदा भी कर दिया तो तुम्हें क्यों लाल पीली हो रही हो? कौन सा आज तक तुमने घर में एक झाड़ू लगाया या रसोई में पाँव रखती हो? घर तुम लोगों के लिए घर कहाँ है? तुम लोगों ने तो उसे होटल समझ रखा है। आते हो, खाते और फिर कमरे में बंद हो जाते हो। किशोर बाबू बोले। किशोर बोला, माँ ये कैसी बात कर रही हो? राम सेवक बाबू बोले, बेटा शायद तुम भूल रहे हो कि आज जो तुम इतने बड़े अफसर हो तुम्हारी माँ की मेहनत और मेरे योगदान से। अरे रिटायर होने से पहले तक इस घर का सारा खर्चा तो मैं ही उठाता था। आज 1 साल नहीं हुआ कि तुम्हारी दवाइयों का खर्चा इतना बढ़ गया कि हमें बोझ लगने लगा। पिता की बातें सुनकर किशोर की नज़रें जमीन में धंसी जा रही थी, पर पुष्पा के चेहरे पर सिकन तक नहीं दिख रही थी। राम सेवक बाबू अपनी बुलंद आवाज में बोले, बेटा तुम हमारे बच्चे हो, तुम्हें बोझ नहीं समझते, इसलिए हम तुम्हें 15 दिन के समय दे रहे हैं। तुम अपने लिए कोई नया घर देख लो। मैं अपने घर में अपनी मर्जी और आज़ादी से रहना चाहता हूँ। मैं इन लोगों के बीच नहीं रहना चाहता जो मुझे बेकार और बोझ समझते हैं, क्योंकि इस 1 साल में जितने अपमान का घूंट पिया हूँ अब वो मुझे हजम नहीं हो रही है। मैं अपने स्वाभिमान के एक साथ अपने मकान में रहना चाहता हूँ। पिता की बातें सुनकर किशोर हैरान रह गया। वही पुष्पा का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने मन ही मन जोड़ घटाव लगाना शुरू किया कि बेंगलुरु जैसे शहर में किराए का मकान ढूंढना मतलब आधी तनख्वाह देना, ऊपर से घर खर्च, खाना पीना, तब तो कुछ हाथ में बचेगा ही नहीं। किशोर ने इशारे से पुष्पा को पिता से माफ़ी मांगने के लिए कहा। दोनों झट से राम सेवक बाबू के पैर पकड़ लिए और माफ़ी मांगने लगे। हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। प्रमिला जी बोली, बेटा किशोर, हमें तुमसे कोई गिला नहीं है, पर जो तुम्हारे बाबूजी कह रहे हैं वो सही तो कह रहे हैं। अब हमें अपने घर में अपने स्वाभिमान के साथ जीना चाहते हैं तो तुम भी अपने आशियाने का इंतजाम कर लो। तुम मेरे बेटे हो, मैं तुमसे मुंह नहीं मोड़ सकती, पर मेरे बेटे के प्रेम से बढ़कर मेरे लिए पति का स्वाभिमान है, इस बात से भी इनकार नहीं कर सकती। राम सेवक बाबू बोले, बेटा तुम हमें बोझ समझो या बेकार,
हमें तुम्हें अपना ये अंश समझते हैं। इसीलिए हमने ये फैसला लिया है कि जब तक हम जीवित रहेंगे इस घर पर हमारा ही अधिकार होगा। हमारे मरने के बाद इस घर में 2 हिस्से होंगे, जिसमें तुम्हारी बहन का भी हिस्सा होगा। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें इस बात से कोई तकलीफ नहीं होगी। इतना कहकर राम सेवक बाबू पत्नी को लेकर कमरे में चले गए। उस रोज पुष्पा ने अपनी गलती को एहसास हुआ कि उसने क्या खोया और क्या पाया। आज उसे समझ में आया कि उसने स्वाभिमानी आदमी को स्वाभिमान के ठेस पहुंचाया कितना घातक होता है। आखिरकार 15 दिन बाद किशोर और पुष्पा उस घर को छोड़ कर जाना ही पड़ा। बच्चे क्यों भूल जाते हैं कि जो हमें पढ़ा लिखा कर स्वाभिमान से जीना सिखाते हैं, उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचा कर क्या आप बुलंदियों तक पहुंच पाते हैं। हमें तो अपने माता पिता का उपकार मानना चाहिए, जिन्होंने हमें काबिल बनाया। आपको ये कहानी कैसी लगी, मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।